मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 20 साल है। मैं लाउंज में बैठी अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी जब अचानक मेरा मोबाइल रिंग हुआ। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा तो एक अननोन नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। एक पल के लिए मैं हैरान हुई क्योंकि मेरे पास आज तक किसी भी अननोन नंबर से कॉल नहीं आई थी। मैंने फिलहाल सिर झटक कर कॉल रिसीव कर ली। मैं अभी हेलो कहती कुछ और कहती उससे पहले ही एक गंभीर आवाज फोन के स्पीकर से गूंजी थी। अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत है तो थोड़ा घर के अंदर गौर करो, खास करके अपनी दीदी के ऊपर। और फिर कॉल कट गई थी। मैं हैरत के समुंदर में डूब चुकी थी। फिर यह क्या था, अचानक से किसी की कॉल आना और फिर ऐसी बातें करना। मुझे समझ नहीं आया था। मैं दोबारा उसी नंबर पर कॉल करने लगी थी, लेकिन अब नंबर बंद जा रहा था। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई थी और दीदी के कमरे के अंदर गई थी। वह बिस्तर पर लेटी सो रही थी। मैं हैरान थी, भला यह क्या बात थी। फिर हाल में मैंने अपना सिर झुका दिया था। मैं यही समझी थी कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि यह फ़ोन कॉल करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद दीदी है। मैं, पापा और चाचा की लड़की एक घर में ही रहते थे। मेरे चाचा और चाची का निधन हो गया था, जिसकी वजह से उनकी बेटी हमारे पास आ गई थी। मेरी मम्मी का बहुत पहले निधन हो गया था, इसलिए मेरे चाचा की लड़की से आने से घर में थोड़ी रौनक हो गई थी। उन्हें हमारे साथ रहते हुए लगभग 4-5 साल का वक्त गुजर चुका था। मेरी और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। वह मुझे बिल्कुल एक माँ की तरह संभाल रही थी। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं थी। यही वजह थी कि मुझे अब उनकी चिंता होने लगी थी। उनकी उम्र 30 साल हो गई थी। पापा को चाहिए था कि उनके लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करें, उनकी शादी कर देते, लेकिन पापा के अंदाज बहुत अजीब थे। मैं जब भी पापा से उनके रिश्ते की बात करती थी, वो हमेशा मुझे यह बोलकर टाल दिया करते थे कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी इस घर को वैसे भी एक औरत की ज़रूरत है और तुम्हारी दीदी इस घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाल रही है। अगर वह चली गई तो हमें समस्या होगी। जबकि मैं उस दिन भड़क उठी थी और पापा को देखते हुए गुस्से से बोली थी, भला यह क्या बात हुई। हम अपने लाभ के लिए किसी की जिंदगी क्यों खराब करें। आप उनके लिए रिश्ता तलाश करें, हम उनकी शादी करवाएंगे ताकि वह भी अपना घर बसाएं, अपने घर की हो जाए। मेरे पास उनका पापा कुछ देर के लिए चुप हो गए थे और फिर धीमी आवाज में बोले थे, मेरी लाडो, शादी करना आसान नहीं होता। अगर हमने रिश्ता तलाश किया तो लड़के वाले अगले साल या अगले महीने ही शादी के लिए खड़े हो जाएंगे और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी की शादी कर सकूं। घर की रोटी चल रही है, यही बहुत बड़ी गनीमत है। जबकि मैं हैरान थी, ऐसा नहीं था कि पापा मेरी पढ़ाई पर बहुत पैसा खर्च कर रहे थे। इसके अलावा हमारे घर के अंदर हर सुविधा मौजूद थी। फिर वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, मुझे कुछ समझ नहीं आया था। फिलहाल मेरे चुप रहने में ही सही समझी थी, क्योंकि मैं पापा के मुकाबले नहीं जा सकती थी। लेकिन अचानक से इस फोन कॉल का आना मुझे होशियार कर गया था। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। लगभग 2 घंटे बाद दीदी उठकर आई थी और मुझे देखते हुए सवालिया अंदाज में बोली थी, छोटी, खाना खाओगी? मैं तुम्हें खाना दे दूं? वो इतनी मोहब्बत से बोली थी कि कुछ पल के लिए मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हुई थी। दिल किया कि मैं उनसे यह सवाल करूं कि आप ठीक हैं, क्या आप हमारे घर में खुश हैं? लेकिन फिलहाल मैंने चुप रहने में ही सही समझी और बस सिर को ना में हिलाकर उन्हें मना कर दिया था। वह खामोशी से किचन में चली गई थी और रात के खाने का इंतजार करने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था। 2-4 बार उन्होंने मेरे पास बैठने की कोशिश की थी, मुझसे बातचीत करने लगी थी, लेकिन मेरा अंदाज उनके साथ ले लिया था। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कुछ गड़बड़ है और वह गड़बड़ दीदी की तरफ से ही है, इसलिए मैं उनसे थोड़ी कट रही थी। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया और रात के 8 बजे के करीब पापा घर वापस आ गए थे। वह सुबह 10 बजे निकलते थे और उनकी वापसी रात के 8 बजे हो जाती थी। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ी हुई थी और पापा से गले मिली थी। वह मेरे माथे पर प्यार भरा किस देकर अपने साथी
लगाते हुए लाउंज में आ गए थे और अपना बैग सोफे पर रखकर उन्होंने दीदी को आवाज़ दी थी, मुझे पानी ला कर दो। उनकी आवाज़ थी मैं जाती इससे पहले ही उन्होंने मेरे बाजुओं को अपने घेरे में घेर लिया था और अपने साथ लगाते हुए बोले थे, कोई ज़रूरत नहीं है मेरी लाडो, मेरे पास बैठोगी। अच्छा बताओ, आज दिन भर क्या क्या एकेडमी में गई थी तू? वह मुझसे दिन भर की रोज़ाना पूछने लगे थे। यह उनके रोज़ का काम था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आज अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा हमारे घर के अंदर हो रहा है, मगर क्या, इस बात से मैं अनजान थी। मैं आज दीदी और पापा दोनों को ही बहुत गौर से देख रही थी। थोड़ी देर बाद दीदी बाहर आई थी और पापा के आगे ठंडे पानी का गिलास रखते हुए डर से एक अंदाज में बोली थी, मुझे आपसे इजाज़त चाहिए। मैं मुस्कुराकर दीदी की तरफ ही देख रही थी। पापा ने सिर को हाँ में हिलाया था और उन्हें देखने लगे थे। दीदी कहने लगी, मेरी सहेली की शादी है, मैं उसकी शादी में जाना चाहती हूँ। कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे, क्या मैं जा सकती हूँ? और वो कुछ कहती इससे पहले ही पापा बोले थे, फिजूल काम करने से मेरे सामने परहेज किया करो, घर संभालना यही तो तुम्हारा काम है, किसी की भी शादी में जाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर वह खड़े हो गए थे, जबकि मैं फौरन बोली थी, क्यों पापा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप दीदी को जाने दें, उनकी बचपन की सहेली है। काफ़ी दिन से वह हमारे घर भी आ रही थी और दीदी को उन्होंने इनवाइट भी किया है। अगर दीदी नहीं जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, अगर आप बोलेंगे तो मैं भी चली जाऊंगी। जबकि पापा फौरन बोले थे, नहीं मेरी चंदा, कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और तुम कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। जबकि यह सुनकर दीदी का चेहरा लकड़ी की मानिंद सफ़ेद पर पड़ चुका था, उन्हें साफ सूंघ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी का खून निचोड़ लिया गया हो। वह बिल्कुल सख्त निगाहों से पापा की पीठ को देख रही थी। पापा के जाते ही मैंने उनका हाथ थामा था और उन्हें देखते हुए बोली थी, क्या हुआ दीदी, आप ठीक हैं? मेरी बात सुनकर फौरन होश में आई थी और हाँ में सिर हिलाकर पापा के कमरे की तरफ चली गई थी। न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी बेचैनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत है। जब से वह फ़ोन कॉल आई थी, मेरा दिमाग अजीब अजीब से ख्यालात बना रहे थे। फिलहाल मैंने अपना दिमाग झटक दिया था और अपना मोबाइल इस्तेमाल करने लगी थी। अचानक ही मुझे पापा के कमरे से दीदी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मैं हैरान रह गई थी, यह क्या हुआ है? मैं फौरन अपना मोबाइल वहां रखकर कमरे के अंदर भागी थी। दीदी जमीन पर गिरी अपनी हाथ को थामे हुए बैठी थी और पापा वॉशरूम में चले गए थे। दीदी के हाथ से खून बह रहा था। मैं उनके पास बैठ गई थी और सवालिया लहजे में बोली थी, यह क्या हुआ है आपको? यह खून कैसे निकला? मैंने उनका हाथ दबाया था ताकि खून किसी भी तरह रुक जाए, क्योंकि खून काफ़ी तेजी से निकल रहा था। दीदी रोते हुए अपने कमरे के अंदर चली गई थी, जबकि मैं हैरान और परेशान सी जमीन पर बैठी की बैठी ही रह गई थी। यह हुआ क्या था? क्या पापा दीदी को मारते थे या फिर कोई और बात थी? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जिससे यह साफ जाहिर था कि कुछ तो है जो मेरी आंखों से छुपा हुआ है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। थोड़ी देर बाद दीदी कमरे से बाहर आई तो उनके हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और वह सिर झुकाकर मेज पर खाना लगा रही थी। पापा भी आ गए थे और सरबराह कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर चट्टानों की तरह सख्ती थी। जब भी मैंने उनसे कोई सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया था, वरना मेरा इरादा उनसे यह पूछने का था कि क्या आपने दीदी पर हाथ उठाया है, जो कि उनके हाथ से खून निकल रहा है। मगर फिलहाल मैं चुप रही थी, मगर मैं दीदी की हर हरकत को बहुत गौर से नोट कर रही थी। उन्होंने जब पापा की प्लेट में खाना डाला था तो उनके हाथ कांप रहे थे। हालांकि मैं रोज पापा के साथ बैठती थी, हम सब खाना साथ में खाते थे, लेकिन आज उस फोन कॉल की वजह से मैं यह सब कुछ ज़्यादा नोट कर रही थी और यह सब मुझे अब संदेहास्पद लग रहा था। खाना खाने के बाद दीदी तुरंत ही बर्तन समेटकर किचन में चली गई और पापा भी अपने कमरे में जाने लगे थे। जब अचानक मैंने उन्हें पुकार लिया था, उन्होंने मुझे सवालिया निगाहों से देखा तो मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली थी, पापा आप, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने जल्दी में कहा था। पापा ने मुझे देखा था और मुझे अपने पास आने का इशारा किया था। मैं तुरंत उनके बाजुओं में समा गई थी और वह मुझे अपने साथ कमरे में ले गए थे। बिस्तर पर बैठकर मैंने उन्हें देखा था, वो मुझे ही सवालिया निगाहों से देख रहे थे।
मैंने गहरी सांस हवा में छोड़ी थी और पापा को देखते हुए बोली थी, आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। पिछली बार भी आपसे बात की थी, लेकिन आपने इस बात को टाल दिया था। लेकिन पापा, यह कोई छोटी बात नहीं है। दीदी की उम्र 30 साल हो गई है। अगर हम वक्त पर उनके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करके उनकी शादी नहीं करेंगे तो बहुत गलत बात हो जाएगी। दीदी की पूरी जिंदगी का सवाल है। आपको समझना चाहिए, किसी की बेटी के साथ अगर हम इस तरह से भेदभाव करेंगे तो ऊपर वाला हमें माफ नहीं करेगा। चाचा क्या सोचते होंगे कि हमने उनकी बेटी को इतने साल से अपने घर में रखा हुआ है, वह भी सिर्फ इसलिए कि हमारे घर की देखभाल कर रही हैं। पापा, यह बहुत गलत बात है। मैं और कुछ कहती इससे पहले ही पापा मेरी बात काटते हुए बोले थे, अंजलि, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप मेरे दिल का सुकून हो, मेरी आंखों की ठंडक हो, मगर मैं आपको इस चीज़ की बिल्कुल इजाज़त नहीं दूंगा कि आप बड़ों के फैसलों में कोई भी दखल दे। मुझे जब बेहतर लगेगा मैं तुम्हारी दीदी की शादी करवा दूंगा। अभी फिलहाल न मेरे पास पैसा है और ना ही कोई अच्छा रिश्ता, इसलिए चुप रहो तो बेहतर होगा। उनका अंदाज दो टूक था, इसलिए मैंने चुप रहने में ही भलाई समझी थी। मैं बेवजह पापा को गुस्सा दिलाकर उनकी नज़रों में अपना आप बुरा नहीं करना चाहती थी। मैं चुपचाप कमरे से बाहर आ गई थी। थोड़ी देर में लाउंज में खड़ी पापा की बात को भूलने की कोशिश करती रही थी और फिर चुपचाप अपने कमरे में आ गई थी। दीदी बिस्तर पर बैठी एक किताब पढ़ रही थी। मैं उनके पास बैठ गई थी और उन्हें देखने लगी थी। अचानक न जाने मुझे क्या हुआ कि मैंने उनका हाथ थाम लिया था। उन्होंने मुझे सवालिया निगाहों से देखा था। दीदी, एक बात कहूँ? मैंने पूछा। उन्होंने सिर को हाँ में झुका दिया था। अब शादी क्यों नहीं करती? पापा का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन आप भी तो इंसान हैं, कोई ना कोई तो आपको भी पसंद होगा, तो आप बात करें, क्या पता बात बन जाए। मेरी बात सुनकर उन्होंने अचानक मुझसे अपना हाथ छुड़ा लिया था और धीरे आवाज में बोली थी, अंजलि, रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तुम सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। यह बोलकर उन्होंने अपनी किताब भी बंद कर दी थी और करवट मोड़कर सोने लगी थी। लेकिन न जाने क्यों मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैं अपनी जगह से उठी और दीदी के पास बैठ गई थी। मैंने उनका हाथ थामा था और उनकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर बोली थी, आप मुझसे कुछ नहीं छिपा सकती, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। आप मुझे बताइए, आपको हुआ क्या है? आप काफ़ी चुप रहती हैं, शादी क्यों नहीं करती? आप 30 साल की हो गई हैं, आपकी उम्र अब। मैं और कुछ कहती इससे पहले ही उन्होंने मुझे अपना हाथ छुड़ाया था और बिना मुझे समझाने का मौका दिए कमरे से बाहर चली गई थी। मैं हैरान थी कि अचानक उन्हें क्या हो गया था। थोड़ी देर तक मैं उनके वापस आने का इंतजार करती रही थी और फिर चुपचाप गहरी नींद में चली गई थी। सुबह सवेरे ही मेरी आंखें खुल गई थी। दीदी को देखा तो वह बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। मैंने अपना सिर झटक कर जल्दी अपना कॉलेज का यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर दिया था। आज मेरा बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर था जिसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती थी। यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर मैं बाहर आई तो दीदी का दुपट्टा बाहर पड़ा हुआ था। मैंने हैरान होकर उनका दुपट्टा लाउंज में देखा था, क्योंकि दीदी अपने दुपट्टे का बहुत ख्याल रखती थी। मैंने उन्हें कभी भी बिना दुपट्टे की नहीं देखा था। तो क्या दीदी बिना दुपट्टे के ही कमरे के अंदर आ गई थी? मैंने हैरान होकर अपने बंद दरवाजे को देखा था और फिर किसी एहसास के तहत उनका दुपट्टा उठाकर कमरे में रख आई थी। पापा को देखा तो उनका दरवाज़ा बंद था। मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए चाय बनाई थी और ब्रेड पर मक्खन लगाकर जल्दी से खाकर कॉलेज के लिए रवाना हो गई थी। मैं अपनी जात से कभी भी दीदी को परेशान नहीं करती थी और न ही अपने ज़्यादा काम उनसे बोलती थी। बेशक उन्होंने पूरा घर संभाला हुआ था, लेकिन मुझे उनका बहुत एहसास था। वो मेरे काम क्यों करती? वो भी तो इंसान थी। अगर मैं उन्हें न समझती तो फिर उन्हें कौन समझता? मैं घर से बाहर आई तो मेरी दोस्त पहले ही मेरी इंतजार कर रही थी। मैं उसके साथ ही कॉलेज के लिए रवाना हो गई थी। अभी हम दोनों बस स्टॉप पर ही पहुंचे थे, तब अचानक मुझे अपने नाम की पुकार सुनाई दी थी। मैंने पलटकर देखा तो उसी समय बस आ गई थी। एक आदमी चेहरे पर मास्क लगाए खड़ा हुआ मुझे ही देख रहा था। मेरी दोस्त गाड़ी के अंदर चढ़ चुकी
रही थी, इसलिए मैं नहीं रुक पाई थी। मैं फौरन ही अंदर चली गई थी, जबकि मैं हैरान थी कि इस अजनबी इंसान को मेरा नाम कैसे मालूम है। वो भी अभी भी गहरी निगाहों से देख रहा था। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर कांप उठा था और मैं फौरन गाड़ी के अंदर हो गई थी। मैं अजीब कसमकस में पड़ गई थी कि यह कौन था। एक लंबी दूरी तय करके हम कॉलेज पहुंच गए थे, लेकिन वहां जाने के बाद भी मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी कि आखिर वह आदमी कौन था जो मुझे मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। मुझे स्पष्ट तौर पर अक्सर सुनाई दिया था और जब मैंने पलटकर देखा तो वही मुझे देख रहा था, जिसका मतलब था कि उसने ही मुझे पुकारा था। मेरी दोस्त ने भी एक दो बार मुझसे पूछा कि सब ठीक है, तुम काफी गुमसुम नजर आ रही हो, लेकिन मेरे पास कोई जवाब नहीं था। कॉलेज की छुट्टी के बाद जब हम लोग बाहर आए तो सामने का दृश्य देखकर मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था, क्योंकि बस स्टॉप पर जिस शख्स ने मुझे पुकारा था वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था। शायद वह मेरा ही इंतजार कर रहा था, मगर मेरे साथ मेरी दोस्त मौजूद थी। मैं किसी भी अजनबी लड़के से इस तरह से मुलाकात नहीं कर सकती थी और न ही उससे सवाल जवाब करती। बेवजह मेरी बदनामी हो जाती। मैं अपनी दोस्त के साथ कदम दर कदम चलते हुए बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगी थी। हम जैसे ही आगे बढ़े वह आदमी भी मेरे पीछे पीछे आने लगा था। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि यह कौन है। मैंने अपनी दोस्त का हाथ मजबूती से थाम रखा था। उसने मुझे हैरान होकर देखा था और फौरन बोली थी, क्या हो गया अंजलि, सब ठीक है? जबकि मैं कुछ नहीं बोली थी, बस चुपचाप जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर बस में चढ़ गई थी। वह आदमी आखिरी तक बस के पास आया था, मगर उसने गाड़ी में चढ़ने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि अगर वह पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चढ़कर मुझसे बदतमीजी करता या कुछ भी बात करने की कोशिश करता तो गैर अनहोनी होती, तो लोग उससे बहुत मारते। यकीनन उसने समझदारी से काम लिया था। मैं घर पहुंची तो काफ़ी घबराई हुई थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। न जाने वह अजनबी कौन था जो बेवजह मेरे पीछे लग गया था। सुबह से ही मेरा दिमाग खराब हो रहा था। सुबह सुबह दीदी का दुपट्टा लाउंज में देखना, फिर बस स्टॉप पर मेरे नाम की पुकार, और जब कॉलेज से बाहर निकली तो उसी शख्स का सामना होना, ये सब बातें मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं घर आई तो दीदी फौरन बोली थी, अंजलि जल्दी से कपड़े वगैरह बदल लो, चाचा की कॉल आई थी, उन्होंने कहा है कि तुम शाम में उनके साथ एक पार्टी में जाओगी। मैंने सिर को हल्की सी झुकाव दी थी। मेरे पापा बिजनेसमैन थे तो अक्सर उन्हें किसी न किसी पार्टी में जाना ही पड़ता था। कभी वह मुझे ले जाते थे तो कभी वह दीदी को ले जाते थे। हम दोनों में से कोई भी उनके साथ जाने पर एतराज़ नहीं करता था, क्योंकि हमें पता था कि किसी एक लेडी का पार्टी में होना बेहद ज़रूरी होता था। मैं कमरे में आई थी, लेकिन मेरी धड़कनें बिल्कुल भी सामान्य नहीं हो रही थी। न जाने क्यों मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही थी। पल भर के लिए मैं सोच में पड़ी थी और एक पल के लिए मेरी आंखों में चमक आई थी। कहीं वह शख्स मुझे पसंद तो नहीं करता। यह सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। मैं 20 साल की थी और गर्ल कॉलेज में पढ़ती थी। आज तक मैंने कभी किसी लड़के से बात नहीं की थी, किसी से दोस्ती नहीं की थी, इसीलिए जीवन में ऐसा पहली बार होने पर मैं थोड़ा घबराई हुई थी। मगर यह ख्याल आते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह आदमी देखने में अच्छा था। लंबा कद, चौड़ी छाती थी उसकी। उसकी छाती से साफ तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह जिम भी करता होगा। यही वजह थी कि मुझे उसमें थोड़ी दिलचस्पी पैदा हुई थी। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसने चेहरे पर मास्क चढ़ा रखा था। दीदी की आवाज़ एक बार फिर आई तो मैंने जल्दी से कपड़े वगैरह बदल लिए थे और बाहर आ गई थी। उन्होंने मेरे लिए मेज पर खाना लगा दिया था और मेरे साथ ही बैठ गई थी। हम दोनों ने दोपहर का खाना एक साथ ही खाया था। दीदी मुझसे छोटे छोटे सवाल कर रही थी कि आज कॉलेज में क्या हुआ, लेकिन मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे दिमाग पर वह मास्क वाला आदमी बुरी तरह से हावी हो चुका था। न जाने वह कौन था जो मेरे नाम को भी जानता था। मैंने फिलहाल अपना सिर झटका था और आराम की खातिर कमरे के अंदर चली गई थी। शाम में मुझे पार्टी में जाना था, इसलिए मुझे किसी चीज़ की भी परवाह नहीं थी। मैं बिस्तर पर लेटी तो एक बार फिर मुझे वही आदमी याद आने लगा था। न जाने वह कौन था। यही बात सोचते सोचते मैं कब गहरी नींद में गई थी मुझे कुछ नहीं मालूम हुआ था।
शाम 7 बजे के करीब दीदी ने मुझे झिझोड़ कर उठाया था। वह घबराई हुई आवाज में बोली थी, अंजलि जल्दी से उठ जाओ, चाचा आने वाले होंगे। उन्होंने कहा था कि तुम उनके साथ 8 बजे जाओगी और तुम अभी तक सो रही हो। जबकि मैं करवट बदलकर बोली थी, दीदी आप पापा के साथ चली जाए, मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं और कुछ कहती इससे पहले ही उनकी और घबराई हुई आवाज मुझे सुनाई दी थी, तुम क्यों मुझे परेशान कर रही हो अंजलि, उठ जाओ ना। उनकी आवाज में मुझे वजन महसूस हुआ था। मैं हैरान होकर दीदी के चेहरे को देखी थी, जिनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैं उठकर बैठ गई थी और दीदी को देखते हुए बोली थी, क्या हुआ, सब ठीक है। मैं और कुछ कहती इससे पहले ही वह बौखलाए हुए अंदाज में बोली, तुम जाओ और कपड़े वगैरह बदलो, चाचू ने कहा था कि तुम्हें जल्दी से तैयार कर देना है, उन्हें परेशान मत करना। यह बोलकर वह वॉशरूम में चली गई थी। जबकि कुछ पल के लिए मैं बिल्कुल चुपचाप वहीं बैठी दीदी के रवैये के बारे में सोच रही थी कि उन्हें अचानक क्या हो गया। अभी तो वह बिल्कुल ठीक थी, बस मेरा यह कहना था कि तुम मेरी जगह पापा के साथ चली जा। वह रोने लग गई और यह कोई छोटी बात नहीं थी। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि दीदी और पापा के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। फिलहाल मैंने अपना सिर हिलाया और चुपचाप उठकर अपने कपड़े वगैरह बदलने के लिए चली गई। शाम 8 बजे के करीब दीदी ने मुझे अच्छे से तैयार कर दिया था। पापा भी आ चुके थे और वह भी कपड़े वगैरह बदल कर तैयार हो गए थे। वह बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जैसे ही बाहर आई, पापा दीदी को देखते हुए कहने लगे, घर का दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, अपना ख्याल रखना और ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, आराम कर लेना, हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। दीदी अच्छी बेटियों की तरह सिर हाँ में हिलाकर एक तरफ खड़ी हो गई थी। मैं दीदी को बाय बोलकर पापा के साथ चली गई थी। एक लंबी यात्रा के बाद हम पार्टी में पहुंचे थे। पापा के बॉस ने यह पार्टी बड़े अच्छे से आयोजित की थी। बहुत बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। पापा मेरा पहचान सभी से खुलकर करवा रहे थे। उनका अंदाज इस बात की गवाही दे रहा था कि वह मेरा रिश्ता करना चाहते हैं और उनका इरादा भी यही था। अक्सर वे मजाक करते हुए कहते थे कि तुम्हारी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से करवा दूंगा ताकि तुम बहुत खुशहाल जिंदगी जी सको। मेरी एक ही तो बेटी है और मैं उन्हें तुरंत टोक देती थी, बिल्कुल भी नहीं, आपकी एक बेटी नहीं बल्कि 2 बेटियां हैं। मेरे साथ साथ आप उनका भी ख्याल रखा करें। अगर आप मेरी शादी बिजनेसमैन से करवाएंगे तो उनकी शादी भी बिजनेसमैन से ही करवाएंगे। पापा हर बार मेरी यह बात सुनकर चुप हो जाते थे। उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होता था और मैं कभी कभी इतनी हैरान हो जाती थी कि उनका चेहरा ही देखती रह जाती थी। भला पापा को दीदी से क्या दिक्कत थी, यह बात मुझे समझ नहीं आती थी। कहने को तो वह उनकी भतीजी थी, उनके भाई की सगी बेटी, लेकिन इसके बावजूद पापा को शायद दीदी पसंद नहीं थी। हालांकि दीदी बहुत अच्छी थी, उन्होंने कभी पापा के सामने ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। मेरे साथ भी बहुत अच्छा रवैया रखती थी। फौरन खाना देना, मेरे कपड़े इस्त्री करना, मेरे लिए चीजें तैयार करना, कभी उन्होंने नाक मुंह नहीं बनाया था। यही तो वजह थी कि मुझे मेरी दीदी बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। अभी मैं कोने में खड़ी ड्रिंक पी रही थी कि अचानक मेरी निगाह एक आदमी पर गई थी जो पापा से मुस्कुराकर बातचीत कर रहा था। न जाने क्यों उस आदमी को देखकर मुझे ऐसा गुमान हुआ था जैसे सुबह मेरी उससे ही मुलाकात हुई थी। मेरी निगाह उसके चेहरे पर गई तो कुछ क्षणों के लिए मैं बिल्कुल अपनी जगह पर अस्तबद्ध हो गई थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल उस आदमी की तरह। उसका लंबा और ऊंचा कद था, शरीर भी जिम जाने की गवाही दे रहा था। समय धीरे धीरे गुजरता चला गया था। पार्टी बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर चुकी थी। मैं और पापा के साथ घर आ गई थी, लेकिन मेरे दिमाग पर वही शख्स हावी था। उसका चेहरा देखकर मैं किसी और ही ख्याल में गुम हो गई थी। वह मुझसे काफी बड़ा था, लगभग 12 से 13 साल, लेकिन न जाने क्यों उसकी शख्सियत में ऐसा निखार था कि मुझ जैसी 20 साल की लड़की भी उस पर फिदा हो गई थी। हम घर पहुंचे तो दीदी गहरी नींद में सो रही थी। मैं अपने कमरे में चली गई थी, जबकि पापा भी अपने कमरे में जा चुके थे। कपड़े वगैरह बदलने के बाद मैं दीदी के बराबर में ही लेट गई थी और उस आदमी के बारे में ही सोचने लगी थी। अचानक ही दीदी का मोबाइल रिंग हुआ था। मैंने हैरान होकर दीदी का मोबाइल देखा था। रात के 2 बज रहे थे और उस वक्त दीदी के फ़ोन पर किसी की कॉल
कॉल आना कोई अच्छी बात नहीं थी। मैंने फौरन दीदी का मोबाइल उठाया था और सामने स्क्रीन पर चमकते नंबर को देखकर मैं हैरान रह गई थी। पापा दीदी को उस वक्त कॉल क्यों कर रहे थे? अगर उन्हें कोई काम था तो वो मुझे पुकार लेते, हालांकि उन्हें मालूम था कि दीदी सो चुकी हैं। मैंने फौरन उनकी कॉल रिसीव करके कान पर लगाई थी। मैं कुछ कहती इससे पहले ही पापा का अजीब सा अंदाज मुझे सुनने को मिला था। कमरे में आओ फौरन, वो और कुछ कहते इससे पहले ही मैं बोली थी, कोई काम है पापा? दीदी गहरी नींद में सो रही हैं। मेरी आवाज़ सुनकर साफ तौर पर पापा को सांप सूंघ गया था। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं एक बार फिर बोली थी, सब ठीक है पापा, मैं कमरे में आऊं क्या? जबकि वह तुरंत बोले थे, नहीं नहीं, तुम कमरे में नहीं आओ, मुझे दीदी से ही काम था। अगर वो सो रही है तो तुम भी आराम करो, सुबह बात होगी। यह बोलकर उन्होंने झट से मोबाइल बंद कर दिया था। लेकिन मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो है जो पापा मुझसे छिपा रहे हैं। वह क्या था, मैं इस बात से अनजान थी। मेरा माथा ठनका था। उस वक्त पापा दीदी को अपने कमरे में क्यों बुला रहे थे? यह बात मुझे बहुत अजीब लगी थी। मैंने कई बार यह बात महसूस की थी। अक्सर रात के वक्त मेरी आंख खुलती थी तो दीदी कमरे में नहीं होती थी। मैं यही समझती थी कि दीदी लाउंज में होंगी या फिर किचन में कोई काम कर रही होंगी। लेकिन क्या वह पापा के कमरे में होती थी? यह ख्याल आते ही मेरा दिमाग घूम गया था। कहीं पापा दीदी के साथ? यह सोच आते ही मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और मैं फौरन ना में सिर हिलाते हुए तौबा तौबा करने लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पापा दीदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। रात इसी कसमकस में गुजर गई थी कि आखिर मामला क्या है, आखिर दीदी वहाँ करने क्या जाती हैं। अगली सुबह मैं बीदार हो गई तो दीदी काफ़ी परेशान सी अपना मोबाइल चेक कर रही थी। मैं कुछ कहती हूँ इससे पहले ही दीदी बोली थी, चाचा की कॉल आई थी मोबाइल पर, तुमने रिसीव की थी? मैंने सिर को हल्की झपकी दी थी, जबकि उनके चेहरे पर और परेशानियां आ गई थी। वह और फौरन ही कमरे से निकल गई थी। मैं कमरे से बाहर आई तो दीदी पापा के कमरे के अंदर गई थी और कुछ ही क्षण बाद दीदी के चिल्लाने की आवाज़ आई थी। मैं उनके कमरे के अंदर जाना चाहती थी, लेकिन फिर मैं कुछ सोच कर रुक गई थी। एक बार फिर उनके चिल्लाने की आवाज़ आई थी। क्या पापा उन पर अत्याचार कर रहे थे या फिर कोई और बात थी? मुझे कॉलेज के लिए भी देर हो रही थी, इसीलिए मैंने एक निगाह उनके दरवाजे पर डालकर अपने कॉलेज की तरफ रवाना हो गई थी। अभी मैं बस स्टेशन पर ही पहुंची थी जब अचानक मुझे एक बार फिर किसी ने पुकारा था। मैं पलटी तो वही आदमी खड़ा हुआ था। आज इत्तेफाकी तौर पर मेरी दोस्त भी मेरे साथ मौजूद नहीं थी, इसलिए मैं उस आदमी की तरफ देखने लगी थी और अपनी बस छोड़कर उसके पास चली गई थी। मैं उसे देखते हुए हिम्मत से बोली थी, जी बोलिए, आप रोजाना मुझे क्यों पुकारते हैं? क्या आपको नहीं पता किसी लड़की को आवाज़ देना बुरी बात होती है? मेरी बात सुनकर वह आदमी अचानक बोला था, अपने घर पर गौर करना। बेशक तुम 20 साल की हो, लेकिन तुम पर अनिवार्य है कि तुम अपने घर के अंदर नज़र रखो कि किसके साथ पूरा हो रहा है और किसके साथ अच्छा। यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा लड़की। वह एक अजीब सी अंदाज में बोलकर वहाँ से चला गया था, जबकि मैं हैरत के समुंदर में डूब गई थी। यह बात करने का क्या तरीका था? आखिर हमारे घर के अंदर ऐसा क्या हो रहा था जो बार बार मुझे इस चीज़ की आगाह की जा रही थी? मैं वहीं बैठी रही थी। आज मैंने कॉलेज जाने का इरादा कैंसिल कर लिया था। क्या मुझे घर जाना चाहिए था? एकदम मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, क्यों ना आज मैं घर जाकर देखूं दीदी क्या कर रही हैं। पापा भी घर पर ही मौजूद थे। कल रात की फ़ोन कॉल ने मेरा माथा ठनकने पर मजबूर कर दिया था। मैंने एक निगाह बस स्टेशन पर डाली थी और खामोशी से उठकर घर की तरफ रवाना हो गई थी। मेरे होठों पर बस एक प्रार्थना जा रही थी कि जैसा मेरा दिमाग में ख्याल आ रहा है वैसा ना हो, पापा इस तरीके की हरकत ना कर रहे हो। मगर ना जाने क्यों मुझे खतरा महसूस हो रहा था। मेरी मम्मी को मरे हुए काफ़ी अरसा बीत गया था, इसीलिए पापा ने किसी भी चीज़ की उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि जिस तरह का रवैया उनका दीदी के साथ होता था वह कोई मामूली नहीं था। दीदी जब जब पापा को देखती थी तो वह बुरी तरह से घबरा जाती थी। उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी झलकने लगती थी। वह उनका काम करते हुए बुरी तरह से कांपना शुरू कर देती थी और अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो उनका हाल बहुत बुरा हो जाता था।
पापा की एक पुकार पर वह फौरन उनके कमरे में चली जाती थी और अक्सर वक्त उनके कमरे से उनके चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। कुछ वक्त तो मैं चली जाती थी, लेकिन कुछ वक्त मैं यही सोचती थी कि इन दोनों का मामला है, वो खुद सुलझा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई थी, मैं 20 साल की थी। अगर मैं अपने घर में नज़र नहीं रखती तो यह वाकई बहुत गलत बात होती। दीदी की जिंदगी का सवाल था। वह घर में रहते हुए बूढ़ी हो रही थी और पापा को उनका बिल्कुल ख्याल नहीं था। वो उनकी शादी करवाना ही नहीं चाहते थे और यह बात बहुत ही मामूली काम था। मैं घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। मैंने फौरन ही अपने कदम आगे बढ़ाए थे। मेरे कदम रखने की देर थे कि पापा के कमरे से दीदी के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह बहुत तकलीफ में हो, किसी दर्द में चिल्ला रही हो और ये चीखें बहुत अलग थी। मैं फौरन पापा के कमरे की तरफ बढ़ी थी। मेरा दिल पूरी तरह से घबरा रहा था। मैंने जैसे ही दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा टिक की आवाज से खुल गया था और जब मैंने सामने का मंजर देखा तो मेरी रूह कांप गई थी। मैंने कभी भी यह कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा मंजर भी मुझे देखने को मिल जाएगा। कुछ तौर पर मुझे लग रहा था जैसे मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई हो, क्योंकि मेरे पापा मेरी दीदी के साथ गलत, वह दोनों ही मुझे देखकर पूरी तरह से डर चुके थे। दीदी के चेहरे आंसुओं से तर रहे थे, जबकि पापा के चेहरे पर एक अजीब बदहास तरी रही थी। मैं फौरन कमरे से बाहर आ गई थी और सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मेरे पापा इस हद तक गिर सकते हैं। मुझे उनसे नफरत महसूस हो रही थी। थोड़ी देर बाद ही पापा बाहर आ गए थे। दीदी भी फौरन रोते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी। मैंने एक नफरत अमीज निगाह उनके वजूद पर डाली थी और चिल्लाकर बोली थी, आपको शर्म आनी चाहिए। वह आपकी बेटी है, आपके भाई की सगी बेटी। आप उसके साथ इस तरह का अंजाम दे रहे थे। क्या आपको शर्म नहीं आती? मेरे मुंह में जो आया था मैं बोलती चली गई थी, जबकि पापा का सिर झुका हुआ था। मैं और कुछ कहती इससे पहले ही पापा बोले थे, मैं क्या करता हूँ तुम्हारे खातिर, मैंने शादी नहीं की, मगर मैं इंसान हूँ। इंसान को हर एक चीज की जरूरत महसूस होती है। इसी तरह वो और कुछ कहते हैं। इससे पहले ही मैंने उनके सीने पर हाथ रखकर उन्हें धक्का दिया था और उनकी आंखों में देखते हुए गड़ा के बोली थी, शर्म आती है ये कहते हुए कि आप मेरे बाप हैं। डूब मरना चाहिए आपको। किसी की बच्ची के साथ आपको ये करते हुए शर्म नहीं आई? ये ख्याल नहीं आया कि वो इंसान है, जैसा करते हैं वैसा ही उसको मिलता है। अगर आप किसी की बच्ची के साथ ऐसा करेंगे तो आपकी बेटी के साथ भी यही सब होगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं पापा के साथ कुछ कर गुजरूं। इसी दौरान हमारे दरवाजे पर खटका हुआ था। मैंने पलटकर देखा तो वही आदमी खड़ा हुआ था जो बस स्टेशन पर मुझे मिला था, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं सकते में आ गई थी। यह वही आदमी था जो उस दिन पापा से पार्टी के दौरान बड़ा मुस्कुराकर मिल रहा था। उसके पीछे उसके गार्ड्स भी खड़े हुए थे। वह अंदर आ चुका था और पापा का गिरेबान पकड़कर बिना सोचने का मौका दिए उनके मुंह पर एक मुक्का मारते हुए बोला था, बस इसी दिन का इंतजार था मुझे, यह और दिन मुझे मालूम था बहुत जल्द आएगा। तुम क्या समझते थे तुम एक लड़की के साथ घर के अंदर गलत कार्य करते रहोगे, उसे हैरेस करते रहोगे और तुम्हारे सच किसी को पता नहीं चलेगा। तुम जैसे लोगों को जिंदा रहने का भी कोई हक नहीं है। यह कहते ही उसने फौरन पुलिस को अंदर बुलाया था जो बाहर खड़ी हुई थी। मैं चुपचाप एक कोने में खड़ी यह सब देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा दिल ऐसा था जैसे अभी फट जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बाप, जिसे मैं अपना आइडल मानती थी, जो मेरा सब कुछ थे, जिनकी दम से मैं थी, वह एक दरिंदा था। उनके अंदर इंसानियत नहीं
बल्कि इंसानियत के पीछे छुपा हुआ एक दरिंदा था। इस आदमी ने तुरंत मेरे पापा को अरेस्ट करवा दिया था। हैरेसमेंट के केस में और रेप के केस में पापा को 10 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि दीदी एक कोने में खड़ी हुई थी। उनकी आंखों से भल भल आंसू बह रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें अपने सीने से लगा लिया था, जबकि वह मुझे देखकर और जोर जोर से रोई थी। पुलिस पापा को ले गई थी, जब अचानक उस आदमी ने मेरी दीदी का हाथ पकड़ा था और उनकी आंखों में देखते हुए बोला था, सोनाली, मैंने कहा था ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझे थोड़ा समय दो। मैं हैरान होकर कभी दीदी को तो कभी उस आदमी को देख रही थी। फिर दीदी ने मुझे बताया था कि वह रितेश को पसंद करती हैं। उनकी मुलाकात उनसे फेसबुक पर हुई थी और वह उन्हीं दोनों की बातचीत शुरू हो गई थी। बातों ही बातों में उन्होंने अपने ऊपर गुजरने वाली हर दास्तान उन्हें सुनाई थी। पापा रोजाना रात में उन्हें अपने पास बुलाकर जबरदस्ती उनके साथ यह काम अंजाम देते थे। उन्हें मारते भी थे और उन्हें यह सब जाहिर कर देते थे कि वह उनकी बीवी है, मगर यह हकीकत नहीं थी। वो उनकी भतीजी थी और ऐसा करना भी गुनाह है। उस आदमी ने दीदी से शादी की थी और मुझे भी अपने साथ अपने घर ले गया था, क्योंकि मैं अकेली नहीं रह सकती थी। वह मेरा बहुत शुक्रगुजार था, क्योंकि मैंने पापा को रंगे हाथों पकड़ा था। वह मेरी दीदी का बहुत ख्याल रखते थे और मेरा भी बहुत ख्याल रखते थे। दीदी और उन्होंने कभी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं की थी, बल्कि वह लोग मेरी जिंदगी संवार चुके थे। मेरी पढ़ाई पूरी होने के बाद रितेश भाई ने मेरी शादी एक अच्छे लड़के से करवाई थी, जो देखने में भी बहुत खूबसूरत था और खानदानी भी अमीर था। मैं भी एक अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ और मेरी दीदी भी, जबकि पापा जेल में पड़े हुए हैं और मुझे उनकी बिल्कुल याद नहीं आती। भला मैं उनको क्यों याद करूं? जिस इंसान को यह एहसास नहीं कि बीवी और भतीजी में क्या फर्क होता है, इस इंसान को ऐसी जगह में ही रहना चाहिए। कुछ वक्त के लिए मेरा दिल दुखा था, मगर मैं अब बेबस हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रितेश भाई पापा के खिलाफ और कार्रवाई कर चुके थे, जिससे यह साफ जाहिर है कि पापा अब सारी जिंदगी यह बाहर नहीं निकल सकेंगे। और मुझे भी इस चीज़ से अब कोई फर्क नहीं पड़ता वह कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं, क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।